नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार एसएमटी पुलिस टीचर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज ये उत्तर प्रदेश का दूसरी क्लास है यूपी जीके का, दूसरी सीरीज में। मतलब मैंने 7 दिन का टारगेट लिया हुआ है और ये आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास में दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो बेसिक चीज़ें थीं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का नामकरण, उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य और उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश, उत्तर प्रदेश की जो बेसिक चीज़ें थीं, सारा कुछ हम पढ़ा चुके हैं। आज ये दूसरी क्लास है बच्चों, और ये क्लास यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम अगले आज चलेंगे, पढ़ेंगे क्या दूसरी क्लास में। हम पढ़ने वाले हैं यूपी की जलवायु, यूपी की मिट्टी और यूपी की नदियाँ, यूपी के वनों की स्थिति क्या है, और अंत में पढ़ेंगे वन्य अभ्यारण्य। तो दोस्तों हम क्लास की जब शुरुआत करते हैं तो उससे पहले दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्लास को दोस्त शेयर कर दिया करिए। अगर कंटेंट में कोई दिक्कत आती है तो दोस्तों मुझे कमेंट करके आप बता दिया करिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दिया करूं, ठीक है ना। तो दोस्तों आपके माता पिता को और अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए हम आज आपको क्लास में लेके चलते हैं। उत्तर प्रदेश की दूसरी क्लास है। तो चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हमारे योगी आदित्यनाथ हैं, और जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, तो वो हमारी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये हमारे आनंदीबेन पटेल और ये हमारे आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे, आपको लेके चलें तो लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु। सीधा सा प्रश्न दोस्तों यहीं से आता है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो आप क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून है। कैसी जलवायु है दोस्तों? तो आप बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय मानसून। अब बात करें 3 मौसम यहाँ पे हैं, कौन कौन से? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। अब दोस्तों हम एक एक करके पढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु में 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है, और इसकी ह्यूमिडिटी आर्द्रता 20% रहती है। और ये मौसम कब से कब तक है? तो दोस्तों मध्य मार्च से लेके मध्य जून तक, ठीक है जी। अब सबसे गर्म जिला की बात करें कि सबसे गर्म जिला उत्तर प्रदेश में कौन है, तो आप लोग बोलेंगे आगरा, बुंदेलखंड, झांसी, ठीक है जी। अब सबसे कम गर्म जिले, तो आप बोलेंगे बरेली, ठीक है जी। अब हम चलते हैं शीत ऋतु की तरफ। तो शीत ऋतु में 3 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, और ये नवंबर से फरवरी तक रहता है, ठीक है जी। सबसे ठंडा महीना की अगर बात की जाए तो दोस्तों जनवरी, प्रश्न पूछा जा सकता है सबसे ठंडा महीना कौन सा है, तो आप बोलेंगे जनवरी। बाकी पहली बात, प्रश्न यहाँ से आते नहीं है। और यूपी कांस्टेबल में तो बिल्कुल भी प्रश्न यहाँ से नहीं आएंगे। यूपी होमगार्ड के लिए प्रश्न दोस्तों आ सकते हैं। चलते हैं सबसे ज़्यादा सर्दी उत्तर पश्चिम जो प्रांत हैं, उत्तर पश्चिम के जो ज़िले हैं हमारे, उसमें होती है। जैसे कि सहारनपुर है, और बिजनौर, करड़ क्या है, हिमालय के नज़दीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम बात करें आगे वर्षा ऋतु में। तो वर्षा ऋतु दोस्तों कब से कब तक है? तो जून के मध्य, कब से? जून के मध्य या फिर अंत में, जून के मध्य अंत से, ठीक है। और कब तक रहता है? सितंबर या अक्टूबर की शुरुआत तक, ठीक है जी। अब बात करें यहाँ पे इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, तो अधिक बारिश से जब वर्षा ज़्यादा हो जाती है, जो यूपी के पूर्वी ज़िले हैं वहाँ पे दोस्तों बाढ़ आने की संभावना रहती है। और जब कम बारिश होती है जहाँ पे, तो दोस्तों वहाँ पे जैसे कि हमारे पश्चिमी जो ज़िला है यूपी के, तो वहाँ पे सूखे की स्थिति रहती है। क्लियर है दोस्तों? ये बहुत आसान तरीके से आप समझ लो, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टी की। अगर जब हम मिट्टी की दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की लगभग 95% से अधिक मिट्टी नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की जो भी मिट्टी है दोस्तों, 95% मिट्टी ऐसी है जिसमें नाइट्रोजन की कमी पाई गई है, ठीक है दोस्तों। यह मिट्टी, मतलब जो उत्तर प्रदेश की मिट्टी है, उस मिट्टी में गेहूं, चना, चावल, गन्ना जैसी फसलें अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती हैं। क्लियर है दोस्तों? बहुत ही शॉर्ट में एग्जाम के ओरिएंटेड पढ़ाई करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों।
चलिए हम दोस्तों आगे बात करें उत्तर प्रदेश की मिट्टी में। तो दोस्तों जब हम मिट्टी की अगर बात करें तो हमारा यूपी एक ऐसा राज्य है, कृषि प्रधान राज्य इसको कहते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें जब कृषि प्रधान देश की, तो कृषि को उगाने के लिए हमें मिट्टी की बहुत ज़रूरत होती है। अगर मिट्टी नहीं है तो हम कृषि को उगा नहीं पाएंगे। कृषि को उगाने के लिए हमें मिट्टी की बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है जी। अपने यूपी में मिट्टी की अधिक उपजाऊ मिट्टी है, इसीलिए तो इसे कृषि प्रधान राज्य कहा गया है। ठीक है जी। तो अब हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी में दोस्तों क्या है, तो आप बोलेंगे सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी दोस्तों जलोढ़ मिट्टी है। और नदियों जलोढ़ मिट्टी कैसे कहते किसे हैं, तो जो नदियों के बहाव के द्वारा अवसाद लाए जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। इसमें पोटास और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है जी। पोटास और क्या बच्चों बोला मैंने, यहाँ से आप दोस्तों प्रश्न हूबहू पूछा जा सकता है कि जलोढ़ मिट्टी में अधिकता किसकी पाई जाती है, तो आप लोग बताएंगे पोटास और चूना की। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद अगर बात की जाए कमी की, तो कमी की बात की जाए तो नाइट्रोजन और फास्फोरस इस मिट्टी में कमी पाई जाती है। अगर दोस्तों यही हम बात करें, नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए किसान लोग यूरिया डालते हैं। क्या दोस्तों, नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए किसान लोग यूरिया डालते हैं। ठीक है जी। यही फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए किसान लोग डीएपी डालते हैं। ठीक है जी। और जलोढ़ मिट्टी की जो फसलें हैं, जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं, आलू, धान, मक्का, दलहन जैसी फसलें इस मिट्टी में उगाई जाती हैं। ठीक है जी। अब इनकी बात करें कि इनके क्षेत्र कौन है, तो गंगा और यमुना इनके क्षेत्र हैं। ठीक है। अब जलोढ़ मिट्टी 2 टाइप की होती हैं दोस्तों, खादर और बांगर। ठीक है जी। अब खादर समझ लो, खादर मिट्टी दोस्तों वो मिट्टी होती है जो नदियों के बहाव के कारण अधिक उपजाऊ होती है। नदियों के बहाव के कारण अधिक उपजाऊ होती है, वो खादर मिट्टी कहलाती है। बांगर मिट्टी क्या कहलाती है, जो पहाड़ी इलाके हैं। कौन से दोस्तों, जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता, वहाँ फसल भी अच्छी नहीं होती, उसको बोलते हैं बांगर। बांगर मतलब होता है ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके। ठीक है जी। चलिए अब हम यहाँ तक समझ गए जलोढ़ मिट्टी। अब हम बात करते हैं आगे काली मिट्टी। दोस्तों काली मिट्टी से उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रश्न पूछा गया था, और दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। और दोस्तों प्रश्न क्या पूछा गया था कि काली मिट्टी में सर्वाधिक उत्पादन करने वाली फसल कौन सी है, तो उसमें कपास ऑप्शन दिया था और कपास ही सही था। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं दोस्तों काली मिट्टी की। तो काली मिट्टी क्या है समझते हैं थोड़ा हम काली मिट्टी के बारे में। तो दोस्तों काली मिट्टी जो है चना और कपास के लिए बहुत ही ज़्यादा ये उपजाऊ मिट्टी है। अगर हम बात करें दोस्तों चना और कपास के लिए ही क्यों काली मिट्टी, तो काली मिट्टी की एक पहचान होती है जल को ये अवशोषित करने की इसमें क्षमता ज़्यादा होती है। ऊपर से तो लगती है कि सूखी है, बट वो अंदर से नमी होती, इसलिए इसमें कपास और चना की उत्पादकता ज़्यादा होती है। ठीक है जी। ये हम अब बात करें, हम इसकी क्षेत्र की बात करें तो किस क्षेत्रों में पाई जाती है ये मिट्टी, तो दोस्तों ये मिट्टी पाई जाती है बुंदेलखंड में। कहाँ पे, बुंदेलखंड हो गया, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बांदा। ठीक है। इस मिट्टी में दोस्तों कमी की बात की जाए तो वही है नाइट्रोजन और फास्फोर। अधिकतम की बात की जाए तो कैल्शियम, पोटास, मैग्नीशियम और आयरन। ठीक है जी। ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों आपके। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे लाल मिट्टी की तरफ से। तो लाल मिट्टी क्या है, लाल मिट्टी में जो फसलें होती हैं, बस इम्पोर्टेंट चीज़ें आप नोट कर लो। इम्पोर्टेंट चीज़ कि किस मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है। ठीक है जी। तो लाल मिट्टी में कौन सी फसलें होती हैं, तो आप बोलेंगे दलहन, तिलहन और बाजरा। ठीक है जी। क्षेत्रों की बात करें तो मिर्ज़ापुर हो गए, सोनभद्र और बांदा जैसे क्षेत्र। ठीक है जी। अगर अब बात कही जाए कमी की तो वही वाली बात है कि नाइट्रोजन सभी में, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि 95% उत्तर प्रदेश की मिट्टी ऐसी है जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो हर मिट्टी में नाइट्रोजन की तो कमी होती ही होती है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस एंड चूना। ठीक है जी। अधिक की बात करें तो लौह ऑक्साइड क्या होता है, लौह ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती, इसी के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। ठीक है जी।
क्लियर है बात यहाँ तक? आप समझ गए होंगे। हम आगे अगर बात करते हैं दोस्तों, इसकी फसल मैंने बता ही दिया है। इसमें मोटे अनाज ज़्यादा होते हैं, जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा, तिलहन और दलहन इत्यादि। ठीक है जी। चलिए हम बात करें आगे। अगर बात करें हम, तो आगे लवड़ी मिट्टी जिसे बोलते हैं हम ग्रामीण अंचल में ऊसर मिट्टी। ठीक है जी। तो दोस्तों लवड़ी मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो आप बोलेंगे नमक की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, इसीलिए ये मिट्टी क्षारीय होती है। ठीक है जी। इसकी पीएच वैल्यू जो होती है 8.5 से कम होती है। अब हम सुधार कैसे करेंगे? अगर सुधार के लिए आ जाए कि लवड़ी मिट्टी को सुधार के लिए क्या डालते हैं, तो दोस्तों जिप्सम डाल के हम सुधार कर सकते हैं। क्षेत्रों की बात की जाए तो किन क्षेत्रों में है ये, तो अलीगढ़ हो गया, मैनपुरी, कानपुर इत्यादि जैसे क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है जी। अब हम बात करें मृदा अपरदन की बात। मिट्टी की हम समझ गए। अब मिट्टी के कटाव की बात करते हैं, तो मृदा अपरदन कहते किसे हैं? मिट्टी के कटने को हम मृदा अपरदन कहते हैं। मुख्य कारण दोस्तों इसके अपरदन के क्या हैं, तो वनों की कटाई है, भारी वर्षा, बाढ़ और हवा का तेज बहाव। अगर दोस्तों पूछा जाएगा मृदा अपरदन के कारण कौन होते हैं, तो दोस्तों आपको बताना है मृदा अपरदन के कारण मेनली जो कारण है, मेन कारण तो जल और हवा। ठीक है जी। मेरी बात को ये समझ रहे होंगे ना दोस्तों। जल अपरदन के मुख्य कारण है दोस्तों चंबल नदी और यमुना नदी, ये ठीक है जी। और इटावा जैसे क्षेत्रों में ज़्यादा अपरदन पाया गया है। और हम वायु अपरदन की बात करें, जब हवा तेज चलती है तो वो मिट्टी ऊपर की उड़ा देती है। ठीक है जी। अब चीज़ें समझ गए होंगे ना मृदा अपरदन की बात। अब हम बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। अगर दोस्तों नदी की बात कही जाए तो नदियों को दोस्तों 3 श्रेणी में बांटा गया है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालयी नदियाँ, पठार दक्षिण से निकलने वाली नदियाँ, पठारी दक्षिणी नदियाँ, और मैदान से निकलने वाली मैदान क्षेत्रीय नदियाँ। ठीक है। अब हम बात करें हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ ये हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, काली, शारदा और घाघरा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, कोसी इत्यादि नदियाँ हमारी हिमालय से निकलने वाली हैं। और पठार से निकलने वाली नदियाँ दोस्तों हमारी चंबल, बेतवा, केन, गोदावरी इत्यादि नदी। ठीक है जी। मैदानों से निकलने वाली नदियाँ गोमती, सई, बरुड़ और पांडु नदी। ठीक है जी। दोस्त अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं उत्तर प्रदेश की नदियों की, तो शॉर्ट में इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो दोस्तों बना रहा हूं। उत्तर प्रदेश की नदियों का उद्गम और उत्तर प्रदेश में ये कहाँ मिली हैं, कहाँ निकली हैं और इनका संगम कहाँ है, सारा एक स्पेशल वीडियो में पढ़ाऊंगा। नदी परियोजना, नदियों की लंबाई कितनी है और नदियों के किनारे बसे नगर, ये सारा मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा उत्तर प्रदेश की नदियों पर, तब उसमें पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब हम बात करें आगे उत्तर प्रदेश में वनों की स्थिति, स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है जी। अगर हम उत्तर प्रदेश में वनों की स्थिति की बात करें, तो वन और वृक्षों का कुल आवरण दोस्तों 9.23% है, अकॉर्डिंग टू ISFR रिपोर्ट 2023 में ISFR की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वन और वृक्षों का आवरण उत्तर प्रदेश में 9.23% पाया गया। ठीक है जी। अब हम बात करें कुल जो वन है, तो जो कुल वनों का आवरण है दोस्तों वो है 6.15%, 14,818 वर्ग किलोमीटर में जो फैला है। ठीक है जी। अगर हम बात करें कुल वृक्षावरण की, तो 3.08%, 7,421 वर्ग किलोमीटर। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं सबसे कम वन। दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे कम वन किस जिले में है, तो आप बोलेंगे भदोही। अगर परसेंट में पूछ दिया जाए सबसे कम परसेंट कहाँ है, तो वो भदोही में है। और सबसे ज़्यादा वन की बात की जाए, सबसे ज़्यादा वन किस जिले में है, तो वो भी है सोनभद्र जिले में। ठीक है जी दोस्तों, ये चीज़ आप समझ गए होंगे ना कि वनों की स्थिति हम समझ गए। बस शॉर्ट तरीका समझो, हमें विद्वान नहीं बनना है। ठीक है जी। और हमें बस एग्ज़ाम निकालना है। ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें, तो विश्व का भारत में 5% वन्य जीव पाए जाते हैं। ठीक है। विश्व का भारत में 5% वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और जीवों की संख्या 5% है। ठीक है जी। अगर हम यही चीज़ों को दोस्तों आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि
कि वन्य जीव अभयारण्य कितने प्रकार के होते हैं और अधिनियम में कितनी सूची हैं। अभी मैंने मोटा मोटा दोस्त आपको समझाने की कोशिश ये की है कि वन्य जीव अभयारण्य हम अगली क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। तो वन्य जीव अभयारण्य संरक्षण अधिनियम पढ़ेंगे। 9 सितंबर 1972 में इस नियम को लागू किया गया था। इससे पहले नियम नहीं थे। जब जीव विलुप्त होते चले गए तो भारत सरकार ने इस अधिनियम को लागू किया। इस अधिनियम के तहत किसी भी जीव को मारना या उसके प्रति शिकार करना, उसके उनको मतलब जो शिकारियों को दंडित करना और कठोर से कठोर इनके एक्शन लेना, ये इसके प्रति इस अधिनियम में बताया गया है। और इस अधिनियम में के अंतर्गत 6 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 6। और 6 अनुसूची के अंतर्गत 1 by 1 सूची में कौन से जीव की सूची में है और कौन से अपराधी कितनी दंड दिया जा सकता है, ये सब इसमें हम अगली वीडियो में दोस्तों आपको बताएंगे। इससे आगे पार्ट 3 में वन्य जीव अभयारण्य और इससे आगे। ठीक है जी, अब हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। और अपने माता पिता से एक बार मेरा जाते जाते प्रणाम कहिएगा। और दोस्तों एक कहना है, जीवन लंबा होने की बजाय जीवन महान होना चाहिए। टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।